एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी शहंशाह अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बुद्धिमानी के कई किस्से सुने और देखे हैं। तुम हर मुश्किल सवाल का जवाब दे देते हो और हर पहेली को सुलझा देते हो। लेकिन आज हम तुम्हारी वफादारी और साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा दरबार चौंकन्ना हो गया। बादशाह आज कौन सी नई चुनौती देने वाले थे? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म कीजिए जहांपना, आपका हर हुक्म सर, आंखों पर। अकबर अपनी गद्दी से उठे और दरबार में टहलते हुए बोले, हम चाहते हैं कि कल तुम दरबार में आओ, लेकिन एक शर्त पर। तुम न तो मर्द के लिबास में आओगे और न ही औरत के लिबास में। तुम न पैदल आओगे और न ही किसी सवारी पर, और तुम न दिन के उजाले में आओगे और न ही रात के अंधेरे में। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी शर्तें थी? ये तो सरासर नामुमकिन था। न मर्द का लिबास, न औरत का। तो फिर इंसान पहनेगा क्या? न पैदल, न सवारी पर। तो फिर दरबार तक पहुंचेगा कैसे? न दिन में, न रात में। तो फिर आएगा किस वक्त? ख्वाजा सरा और बीरबल से जलने वाले दूसरे दरबारी मन खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। अगर बीरबल कोई भी एक शर्त तोड़ते तो बादशाह का हुक्म न मानने के जुर्म में उन्हें सजा मिलती, और अगर वो दरबार में नहीं आते तो उन्हें कायर मान लिया जाता। ख्वाजा सरा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तो आपने बीरबल को धर्म संकट में डाल दिया। लगता है कल दरबार में बीरबल की कुर्सी खाली ही रहेगी। अकबर मुस्कुराए। वो भी यही देखना चाहते थे कि बीरबल इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर, आंखों पर। कल मैं आपकी तीनों शर्तों को पूरा करते हुए दरबार में हाजिर होऊंगा। यह सुनकर सबकी हैरानी और बढ़ गई। बीरबल इतने आत्मविश्वास से ये कैसे कह सकते थे? अगले दिन पूरा दरबार सांसें रोके बीरबल का इंतजार कर रहा था। सूरज ढलने लगा था। दिन की रोशनी खत्म हो रही थी और रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छाया नहीं था। ये शाम का वो विशेष समय था जिसे गोधूली बेला कहते हैं, एक ऐसा समय जो न तो पूरी तरह दिन होता था और न ही पूरी तरह रात। तभी दरबार के बाहर एक अजीब सी हलचल हुई। संतरियों ने आकर खबर दी कि राजा बीरबल आ गए हैं। अकबर ने बेचैनी से दरवाजे की ओर देखा और जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। ख्वाजा सरा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजे पर राजा बीरबल खड़े थे, लेकिन उनका रूप आज बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने न तो मर्दों वाला अंगरखा पायजामा पहना था और न ही औरतों वाली साड़ी या लहंगा चोली। उन्होंने अपने शरीर पर मछुआरों के फटे पुराने जाल लपेट रखे थे, जो उनके शरीर को बस नाम मात्र के लिए ढक रहे थे। ये एक ऐसा लिबास था जिसे न तो मर्दों का कहा जा सकता था और न ही औरतों का। ये देखकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने पहली शर्त तो बड़ी ही चतुराई से पूरी कर दी थी, लेकिन दूसरी शर्त का क्या? वो न पैदल थे न सवारी पर। यह कैसे हो सकता है? सबने ध्यान से देखा। बीरबल एक पैर जमीन पर रखकर चल रहे थे और दूसरा पैर एक छोटे बच्चे के खिलौने वाले लकड़ी के घोड़े पर रखा हुआ था। इस तरह वो न तो पूरी तरह पैदल थे, क्योंकि उनका एक पैर घोड़े पर था, और न ही पूरी तरह सवारी पर थे, क्योंकि उनका दूसरा पैर जमीन पर था। वो एक अजीब तरीके से लंगड़ाते हुए दरबार की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर तो अकबर समेत पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा।
बीरबल ने दूसरी शर्त भी अपनी अनोखी बुद्धि से पूरी कर दी थी। और तीसरी शर्त, वो गोधूली बेला में आए थे, जब सूरज डूब चुका था और चांद अभी निकला नहीं था। ये वो समय था जो न दिन था और न ही रात। इस तरह बीरबल ने बादशाह की तीनों असंभव शर्तों को एक साथ पूरा कर दिया था। ख्वाजा सरा और उनके साथियों के चेहरे शर्म से झुक गए थे। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस उसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। यह किस्सा तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो बीरबल के घाघरा पहनने से जुड़ी है। इस घटना के कुछ महीने बाद अकबर ने दरबार में एक और घोषणा की, जो बीरबल को नीचा दिखाने की एक और कोशिश थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर था। अकबर ने ऐलान किया, हमने फैसला किया है कि हमारी सल्तनत में हर अपराध के लिए सजा तय की जाएगी, और वो सजा सबके लिए बराबर होगी, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा मंत्री। सबने इस बात का समर्थन किया। अकबर ने आगे कहा, और आज हम एक नया कानून बनाते हैं। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी हो, यमुना नदी में कमर से नीचे पानी में भीगा हुआ पाया गया, तो उसे 100 सोने की मोहरों का जुर्माना देना होगा। ये एक बहुत ही अजीब कानून था। यमुना नदी में तो रोज हजारों लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे और पानी भरते थे। ये कानून तो उन सब पर लागू होता। दरबारियों ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, ये कैसा कानून है? इससे तो गरीब प्रजा मारी जाएगी। अकबर ने एक शातिर मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखते हुए कहा, कानून तो कानून है, ये सबके लिए है। और हां, अगर कोई ये जुर्माना नहीं दे पाया, तो उसे सजा के तौर पर पूरे शहर में महिलाओं का घाघरा पहनकर घूमना होगा। अब सबको समझ आया कि ये जाल बीरबल के लिए बिछाया गया था। बीरबल का घर यमुना नदी के किनारे ही था, और वो रोज सुबह यमुना में स्नान करने जाते थे। अकबर जानते थे कि बीरबल अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, और जैसे ही वो स्नान करने जाएंगे, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। या तो उन्हें 100 मोहरें देनी होंगी, या फिर अपनी इज्जत का फालूदा करवाना होगा। ख्वाजा सरा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिलना तय है। बीरबल सब कुछ समझ रहे थे। वो जानते थे कि ये सीधी सीधी उन्हें अपमानित करने की साजिश है, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अगली सुबह, जैसा कि अकबर ने सोचा था, बीरबल यमुना किनारे पहुंचे। शाही पहरेदार पहले से ही झाड़ियों में छिपे हुए थे। बीरबल ने अपने कपड़े उतारे, और जैसे ही उन्होंने यमुना के पानी में कदम रखा और पानी उनकी कमर तक आया, पहरेदार बाहर निकल आए। राजा बीरबल, आपको गिरफ्तार किया जाता है, पहरेदारों के सरदार ने कहा। आपने शहंशाह का कानून तोड़ा है। अब या तो 100 सोने की मोहरें दीजिए, या फिर सजा के लिए तैयार हो जाइए। बीरबल ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने शांत भाव से कहा, हम अपराधी हैं, तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। हमारे पास वो मोहरें नहीं हैं। हम दूसरी सजा के लिए तैयार हैं। ये सुनकर पहरेदार हैरान रह गए। बीरबल जैसा इज्जतदार आदमी घाघरा पहनकर शहर में घूमेगा? उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को पकड़ा और सीधे दरबार में ले गए। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, और उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। ख्वाजा सरा और बाकी दुश्मन भी बीरबल का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। तो बीरबल, अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, आज तुम कानून के शिकंजे में आ ही गए। अब बोलो, जुर्माना दोगे या सजा कबूल है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझसे कानून टूटा है। मैं जुर्माना देने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। मुझे घाघरा पहनाया जाए। यह सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल का ऐसा अपमान। अकबर ने इशारा किया। एक दासी महिलाओं वाला एक लंबा, रंगीन घाघरा लेकर आई।
बीरबल ने बिना किसी झिझक के उसे पहना। दरबारियों ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोग दबी जबान में हंस ही पड़े। बीरबल उस लिबास में बहुत अजीब लग रहे थे। ठीक है, अकबर ने कहा, अब इस लिबास में पूरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ, ताकि सबको सबक मिले कि कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। बीरबल सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे पहरेदारों की एक टोली भी थी। ख्वाजा सरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज तो बीरबल की सारी हैकड़ी निकल गई। उन्होंने अपने साथी से कहा, अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अकबर भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि आज उन्होंने बीरबल को पूरी तरह से मात दे दी है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बीरबल ने जो घाघरा पहना था वो उनकी हार का नहीं, बल्कि उनकी जीत की एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा था। बीरबल शहर में घूमने लगे। लोग उन्हें इस अजीब लिबास में देखकर हैरान थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ को उन पर तरस आ रहा था। बीरबल चुपचाप चलते रहे। वो सीधे उस घाट की ओर गए जहां शाही घराने की महिलाएं, रानियां और राजकुमारियां स्नान करने आती थी। उस समय शहंशाह अकबर की बेगम रानी साहिबा अपनी दासियों के साथ यमुना में स्नान कर रही थी। पानी उनकी कमर से ऊपर था। बीरबल सीधे उस घाट पर पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंसाफ, इंसाफ। शहंशाह का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीरबल नहीं रुके। उनकी आवाज सुनकर रानी साहिबा और बाकी महिलाएं चौंक गई। उन्होंने देखा कि बीरबल महिलाओं का घाघरा पहने खड़े हैं। रानी ने एक दासी को भेजकर पूछा कि माजरा क्या है। बीरबल ने दासी को पूरी बात बताई। शहंशाह ने कानून बनाया है कि जो भी यमुना में कमर तक भीगेगा उसे 100 मोहरें देनी होंगी या घाघरा पहनना होगा। मैंने कानून तोड़ा तो मुझे ये सजा मिली, लेकिन यहां तो खुद रानी साहिबा और बाकी सब महिलाएं कानून तोड़ रही हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो इन्हें भी यही सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर दासी के होश उड़ गए। वो भागकर रानी के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। रानी साहिबा ये सुनकर आग बुला हो गई। एक तो बीरबल का इस तरह जनाना घाट पर आना और ऊपर से उन्हें ही सजा देने की बात करना। वो फौरन पानी से बाहर निकली और सीधे अपने महल की ओर चल दी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो सीधे शहंशाह अकबर के दीवान खास में पहुंची, जहां अकबर अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठे जश्न मना रहे थे। जहां पनाह, ये क्या हो रहा है आपकी सल्तनत में? रानी ने गरज कर पूछा। अकबर अपनी बेगम को इस तरह गुस्से में देखकर घबरा गए। क्या हुआ बेगम, आप इतनी खफा क्यों हैं? रानी ने गुस्से में कहा, आपके उस चहेते बीरबल की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो जनाना घाट पर आकर हम पर इल्जाम लगाए? और ये कैसा बेतुका कानून बनाया है आपने, जिसकी वजह से आज हमारी इज्जत पर बात आ गई है? क्या अब हम सब भी घाघरा पहनकर शहर में घूमेंगी? अब अकबर को पूरा माजरा समझ आया। बीरबल ने पासा पलट दिया था। उन्होंने खुद सजा कबूल करके उसी कानून का इस्तेमाल करके रानी साहिबा को भी अपराधी बना दिया था। अगर अकबर अपनी बेगम को सजा देते तो महल में भूचाल आ जाता, और अगर वो उन्हें छोड़ देते तो उनका ही बनाया हुआ कानून झूठा साबित हो जाता कि कानून सबके लिए बराबर है। अकबर बुरी तरह फंस चुके थे। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ बीरबल को अपमानित करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो अब उन्हीं के गले की फांस बन गया था। उन्होंने फौरन उस बेतुके कानून को रद्द करने का हुक्म दिया और बीरबल को इज्जत के साथ दरबार में वापस बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल वापस दरबार में आए तो उन्होंने वो घाघरा उतार दिया था और अपने यूजुअल लिबास में थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और बीरबल के सामने आकर बोले, हम अपनी गलती मानते हैं बीरबल। हमने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया
कि बुद्धि, ताकत और पद से हमेशा बड़ी होती है। तुमने जो घाघरा पहना वो तुम्हारे अपमान का नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत का प्रतीक था। तुमने हमें सिखाया कि एक राजा को कभी भी व्यक्तिगत बदले की भावना से कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी बीरबल को अपमानित करने के लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं दी, और ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी अपमानजनक दिखने वाली चीज भी अगर सही रणनीति के साथ की जाए तो वो सम्मान और जीत का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कहानी 2। ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों की चमक थी, लेकिन उन सब में सबसे तेज और चमकदार सितारा थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक थे। बादशाह अकबर भी उन पर अटूट विश्वास करते थे, लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे भी मंत्री और सलाहकार थे जो बीरबल की इस लोकप्रियता से मन ही मन जलते थे। इन दरबारियों का सरदार था मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था। उसे हमेशा लगता था कि बादशाह अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो और उसके साथी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां वे बीरबल को बादशाह की नजरों में नीचा दिखा सकें। और एक दिन उन्हें ये मौका मिल ही गया। उस दिन दरबार में एक विदेशी मेहमान आया था जो दुनिया भर की अजीबोगरीब और शानदार इमारतों का ज्ञाता था। उसने बादशाह अकबर को ऐसी ऐसी इमारतों के बारे में बताया जिनकी बनावट किसी जादू से कम नहीं थी। बादशाह अकबर उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में भी एक ऐसी ही अद्वितीय चीज बनवाने की इच्छा जागी जो इतिहास में अमर हो जाए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों को इंतजार था। जैसे ही विदेशी मेहमान गया, मुल्ला दो प्याजा अदब से झुका और बोला, आलम पनाह, आपकी सल्तनत दुनिया की सबसे महान सल्तनत है। आपके पास जमीन पर आलीशान महल है, किले हैं, बाग है, लेकिन एक शहंशाह के तौर पर आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास न हो, कुछ ऐसा जो कल्पना से भी परे हो। अकबर ने उत्सुकता से कहा, साफ साफ कहो मुल्ला, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा, हुजूर, जमीन पर तो हर कोई महल बनाता है। आप तो वो शहंशाह है जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर आसमान तक है। क्यों न एक ऐसा महल बनवाया जाए जो न जमीन पर हो और न ही आसमान में। एक ऐसा महल जो जमीन और आसमान के बीच में हवा में लटका हो। यह सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हवा में महल, ये तो पागलपन था। लेकिन बादशाह अकबर, जो अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे, इस विचार से रोमांचित हो उठे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने सोचा, हां, ये सच में एक ऐसा काम होगा जो मुझे इतिहास में अमर कर देगा। अकबर ने गर्व से कहा, वाह मुल्ला, क्या ख्याल है। ये सचमुच एक शाही विचार है, एक ऐसा महल जो हवा में झूलता हो। अद्भुत। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह विचार पसंद नहीं आया? क्या तुम्हें लगता है कि मुगल सल्तनत के लिए यह काम नामुमकिन है? बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, आलम पनाह, आपकी सल्तनत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह काम प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हवा में महल बनाना संभव नहीं है। यह सुनते ही मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया और वो ताना मारते हुए बोला, देखा हुजूर, मैंने कहा था ना, जब भी कोई महान और चुनौतीपूर्ण काम सामने आता है, बीरबल अपनी हार पहले ही मान लेते हैं। शायद इनकी बुद्धि अब जवाब देने लगी है। यह सुनकर अकबर के अहंकार को चोट लगी। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। गुस्से और अभिमान में उन्होंने एक ऐसा फरमान सुना दिया जिसने बीरबल को एक असंभव चक्रव्यूह में फंसा दिया। बादशाह ने कठोर स्वर में कहा,
बस, बहुत हुआ। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। बीरबल, ये हमारा हुक्म है। तुम्हें 3 महीने के अंदर एक ऐसा महल तैयार करवाना होगा जो जमीन और आसमान के बीच में लटका हो। अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हें अपने सलाहकार का पद हमेशा के लिए छोड़ना होगा और ये मानना होगा कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। दरबारियों को यकीन था कि इस बार बीरबल का खेल खत्म हो गया। बीरबल ने बादशाह का हुक्म सुना। एक पल के लिए उनकी आंखें बंद हुई और फिर उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहां अपना। मुझे इस काम के लिए कुछ मोहलत, 1 लाख सोने की मोहरें और कुछ कारीगरों की आवश्यकता होगी। बादशाह ने कहा, मंजूर है। तुम्हें जो चाहिए शाही खजाने से मिलेगा। लेकिन याद रहे, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास। दरबार खत्म हुआ। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी जश्न मनाने लगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो हार मानकर सल्तनत छोड़कर भाग जाएगा या फिर 3 महीने बाद खुद बादशाह के सामने अपनी हार कबूल कर लेगा। पहला महीना बीत गया। बीरबल ने शाही खजाने से मोहरें और कारीगर तो ले लिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। शहर में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा बीरबल डर कर भाग गया। किसी ने कहा वो पागल हो गया है और जंगलों में भटक रहा है। दूसरा महीना भी बीत गया। मुल्ला दो प्याजा हर रोज बादशाह अकबर के कान भरता, हुजूर, 2 महीने हो गए और उस हवाम हल की एक ईंट तक नहीं रखी गई। बीरबल ने आपका पैसा बर्बाद कर दिया और आपकी तौहीन की है। बादशाह का शक भी अब यकीन में बदलने लगा था। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने बीरबल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। और फिर आया आखिरी दिन। 3 महीने पूरे होने वाले थे। दरबार में आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल का क्या हश्र होता है। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही दरबार की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, दरवाजे पर एक पहरेदार ने आकर ऐलान किया, सलाहकार बीरबल हाजिर होना चाहते हैं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर न तो कोई डर था, न ही कोई घबराहट। वो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने कठोरता का दिखावा करते हुए पूछा, बीरबल, 3 महीने पूरे हो गए। कहाँ है हमारा हवाम हल, या तुम अपनी हार मानने आए हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, महल तो लगभग तैयार है। कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। बस एक छोटी सी समस्या आ गई है, जिसके समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। पूरा दरबार हैरान था। महल तैयार है? ये कैसे हो सकता है? मुल्ला दो प्याजा ने अविश्वास से कहा, झूठ। ये सरासर झूठ बोल रहा है, हुजूर। इसने हमें बेवकूफ बनाया है। कहाँ है महल? हमें दिखाओ। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखे बिना कहा, आलम पनाह, महल तो ऐसी जगह बन रहा है जहां से वो जमीन और आसमान के बीच में ही रहे। उसे यहां दरबार में कैसे लाया जा सकता है? हां, अगर आप चाहे तो उसके वास्तुकार से मिल सकते हैं। मैंने उसे अपने साथ लाया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वास्तुकार? कौन है वो? पेश किया जाए। बीरबल ने इशारा किया। 2 सिपाही एक बड़ा सा खूबसूरत सोने का पिंजरा लेकर अंदर आए, जिसे एक रेशमी कपड़े से ढका गया था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई। बीरबल ने धीरे से पिंजरे के ऊपर से रेशमी कपड़ा हटाया। अंदर एक खूबसूरत तोता बैठा था। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला दो प्याजा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, देखा हुजूर, मैंने कहा था ना, ये पागल हो गया है। 3 महीने, 1 लाख मोहरे और नतीजा, एक तोता। ये तोता बनाएगा आपका हवाम हल? ये आपका और पूरे दरबार का अपमान है, हुजूर। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया।
उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। वो गरजते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? हम तुम्हें, बीरबल ने शांत भाव से अकबर की बात काटते हुए कहा, एक पल जहांपना, सजा देने से पहले कम से कम अपने महल के मुख्य वास्तुकार की बात तो सुन लीजिए। ये कोई आम तोता नहीं है, ये देवलोक से आया है और देवताओं के लिए महल बनाता है। इसकी एक शर्त है, अगर वो पूरी हो जाए तो आपका महल 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। ये सुनकर सब फिर से चुप हो गए। अकबर ने भी हैरानी से तोते की ओर देखा। बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर तोते से कहा, ए वास्तुकार महोदय, बादशाह सलामत को अपनी शर्त बताइए। एक पल की खामोशी के बाद तोते ने अपनी मीठी लेकिन साफ आवाज में बोलना शुरू किया, आलमपना, सलाम, आपका महल आसमान में बनना शुरू हो गया है। जगह चुन ली गई है, नींव भी रखी जा चुकी है। लेकिन हम देवताओं की एक समस्या है। हम देवलोक के कारीगर जमीन की बनी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते। हमें महल बनाने के लिए ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी और पानी, ये सब सामान यही आसमान में चाहिए। आप बस किसी तरह ये सारा सामान हम तक ऊपर आसमान में पहुंचा दीजिए, आपका महल तैयार हो जाएगा। जैसे ही तोते ने अपनी बात खत्म की, पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 1 पल, 2 पल, और फिर बादशाह अकबर के चेहरे पर आई मुस्कान धीरे धीरे एक जोरदार ठहाके में बदल गई। अब सबको बीरबल की चतुराई समझ में आई। बीरबल ने बादशाह के असंभव सवाल का जवाब एक और असंभव शर्त से दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हो सकता, उन्होंने कहा, काम हो जाएगा, बस आप सामान ऊपर भिजवा दीजिए। अब गेंद बादशाह अकबर के पाले में थी। अगर इंसान जमीन से आसमान में सामान नहीं भेज सकता, तो फिर वो हवा में महल बनाने की उम्मीद कैसे कर सकता है? अकबर हंसते हुए अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आकर बोले, वाह बीरबल, मान गए, वाह, तुमने न सिर्फ हमारी बात रखी, बल्कि बिना ना कहें यह भी साबित कर दिया कि हमारा हुक्म कितना अव्यवहारिक था। तुमने अपनी बुद्धि से एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। फिर अकबर ने मुल्ला दो प्याजा और बाकी जलने वाले दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। अकबर ने कहा, और तुम सब जो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हमें ऐसे बेतुके कामों के लिए उकसाते हो, आज तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। याद रखो, सल्तनत बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि बीरबल जैसे बुद्धिमान लोगों से महान बनती है। बादशाह अकबर ने अपना कीमती हीरों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया और उन्हें फिर से उनके पद पर पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सीधा समाधान नहीं होता। ऐसी समस्याओं का हल चतुराई और एक अलग दृष्टिकोण से ही निकाला जा सकता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि असली बुद्धिमानी किसी असंभव काम को करने में नहीं, बल्कि ये साबित करने में है कि वो काम क्यों असंभव है, और वो भी सामने वाले का मान रखते हुए। कहानी 3। एक दिन दरबार लगा हुआ था। दूर दूर से फरियादी अपनी अर्जियां लेकर आए थे और शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठकर मामलों को सुलझा रहे थे। माहौल गंभीर था, लेकिन जैसे ही सारे मामले निपट गए, शहंशाह का मिजाज कुछ खुशगवार हुआ। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज हमारा मन प्रसन्न है। कहो, दरबार में कोई नई चर्चा है? दरबारी, जो हमेशा बादशाह को खुश करने का मौका ढूंढते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, आपकी हुकूमत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी इज्जत और आपका खौफ ऐसा है कि हवा भी आपके हुक्म के बिना अपना रुद्र नहीं बदलती। दूसरे ने चापलूसी की हद पार करते हुए कहा, आलम पनाह, क्या हवा, क्या परिंदा, किसी की क्या मजाल जो आपकी शान में गुस्ताखी करने की सोच भी सके। आपकी इन शाही मूंछों को छूने का ख्याल भी अगर किसी के दिल में आ जाए, तो यकीनन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जानी चाहिए।
ये सुनकर अकबर का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। उन्हें अपनी मूंछों पर हमेशा से गुमान था, और आज दरबारियों की बातों ने उस गुमान को अभिमान में बदल दिया। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक शाही ऐलान कर दिया, एक ऐसा ऐलान जो आगे चलकर उनके लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। आज हम शहंशाह हिंद इस भरे दरबार में ये ऐलान करते हैं। अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि जिस किसी ने भी हमारी इन मूंछों को छूने या खींचने की जुर्रत की, उसे बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा दी जाएगी। यह हमारा शाही फरमान है और इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का यह हुक्म सुनकर हर कोई कांप गया। मौत की सजा, वो भी बिना किसी सुनवाई के। ये एक बहुत ही सख्त और खतरनाक ऐलान था। सबने सिर झुकाकर बादशाह के हुक्म को तस्लीम किया। लेकिन उस दरबार में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर न तो खौफ था और न ही हैरानी। वो थे अकबर के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार राजा बीरबल। बीरबल जानते थे कि बादशाह ने ये ऐलान गुस्से और अभिमान में आकर किया है। एक राजा का वचन कानून होता है, लेकिन जब वचन ही अहंकार की नींव पर टिका हो तो वो कभी भी ढह सकता है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जहां पनाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें यह सबक सिखाना ही होगा कि एक शासक का वचन सोच समझ कर दिया जाना चाहिए, वरना वो खुद अपने ही शब्दों के जाल में फंस सकता है। दिन बीतते गए। बादशाह अपने ऐलान को लगभग भूल चुके थे, लेकिन बीरबल नहीं भूले थे। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि बादशाह को उनकी गलती का एहसास भी हो जाए और उनकी शान में कोई कमी भी ना आए। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वो जानते थे कि बादशाह की मूंछ खींचने की हिम्मत किसी दरबारी या आम इंसान में तो हो ही नहीं सकती। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसे बादशाह चाहकर भी सजा न दे सके, और ऐसा शख्स पूरी सल्तनत में सिर्फ एक ही था, बादशाह का अपना खून, उनका लाडला पोता शहजादे सलीम का छोटा बेटा। एक शाम बीरबल शहंशाह के निजी महल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि छोटा शहजादा अपने दादा अकबर के साथ खेल रहा था। अकबर अपने पोते पर जान छिड़कते थे। जब वो अपने पोते के साथ होते तो वो शहंशाह नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्यार करने वाले दादा बन जाते थे। उनकी सारी सल्तनत, सारी दौलत उस नन्ही सी जान की एक मुस्कान पर कुर्बान थी। बीरबल ने बच्चे के लिए कुछ मीठे और चिपचिपे लड्डू मंगवाए। बच्चा लड्डू देखकर खुश हो गया और उन्हें खाने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ लड्डुओं की चाशनी से पूरी तरह संग गए। बीरबल बच्चे के साथ खेलने लगे और खेल खेल में उन्होंने धीरे से बादशाह की मूंछों की तरफ इशारा किया। बच्चे की नजर उन घनी, रौबदार मूंछों पर पड़ी जो उसके लिए किसी खिलौने से कम नहीं थी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे और गंभीर राजकीय मामलों पर चर्चा हो रही थी। तभी छोटा शहजादा दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसे देखकर अकबर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उन्होंने सारे काम रोक दिए और बाहें फैलाकर अपने पोते को अपनी गोद में बुला लिया। बच्चा दौड़कर अपने दादा की गोद में चढ़ गया और उनके गले लग गया। अकबर उसे प्यार से सहला रहे थे। अचानक बच्चे की नजर फिर से उन शानदार मूंछों पर पड़ी। कल रात के खेल और लड्डुओं की मिठास शायद उसे याद आ गई। उसने अपने नन्हे चिपचिपे हाथों से आगे बढ़कर जोर से बादशाह अकबर की मूंछ पकड़कर खींच दी। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर दरबारी की सांसें जहां की तहां रुक गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शहंशाह हिंद की मूंछ खींच ली गई थी। ये एक ऐसी गुस्ताखी थी जिसकी सजा मौत थी। अकबर खुद भी सन्न रह गए। उन्हें दर्द से ज्यादा हैरानी हुई। उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर गुस्सा और फिर अपने ही शाही फरमान की याद आई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने पोते की ओर देखा
जिसने अभी अभी ये अपराध किया था। बच्चा अपनी तोतली जबान में हंस रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। दरबारियों की नजरें बादशाह पर टिकी थी। ख्वाजा सरा जैसे बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि अब बादशाह बुरी तरह फंस गए हैं। अगर वो अपने पोते को सजा देते हैं तो इतिहास उन्हें एक क्रूर और निर्दयी दादा के रूप में याद रखेगा, और अगर वो उसे सजा नहीं देते तो उनका शाही फरमान झूठा साबित हो जाएगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बादशाह के वचन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अकबर एक भयानक दुविधा में थे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो अपने प्यारे पोते को मौत की सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अपने वचन को कैसे झूठा साबित कर दें? उनकी बादशाहत की नींव ही उनके वचन पर टिकी थी। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। वो आवाज बीरबल की थी। जहां पनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, दरबार में जो हुआ वो अभूतपूर्व है। आपकी शाही मूंछों का अपमान हुआ है और आपके फरमान के अनुसार अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। ख्वाजा सरा ने फौरन कहा, बिल्कुल, बीरबल ठीक कह रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो शहजादा हो या फकीर। वचन तो वचन होता है। अकबर ने एक दर्द भरी निगाह से बीरबल की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, बीरबल, तुम भी मेरे बच्चे को सजा दिलाना चाहते हो? बीरबल बादशाह की आंखों में छिपी पीड़ा को समझ गए। उन्होंने आगे कहा, जहांपनाह, आपका फरमान बिल्कुल सही है, लेकिन हर कानून की एक आत्मा होती है। कानून उन पर लागू होता है जिनमें सोचने समझने की शक्ति हो, जो सही और गलत का फर्क जानते हों। ये नन्हा शहजादा तो मासूम है। उसे ये भी नहीं पता कि मूंछ क्या होती है और अपमान किसे कहते हैं। उसके लिए तो ये बस एक खेल था। एक नासमझ बच्चे के अनजाने में किए गए काम को गुस्ताखी नहीं कहा जा सकता। दरबार में कुछ लोगों ने बीरबल की बात से सहमति जताई, लेकिन ख्वाजा सरा ने फिर टोका, लेकिन वचन का क्या? बादशाह का ऐलान तो झूठा हो गया। अब प्रजा उन पर कैसे भरोसा करेगी? अब बीरबल ने अपना असली दाव खेला। ख्वाजा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीरबल ने कहा। बादशाह का वचन झूठा नहीं हो सकता। उसकी पवित्रता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। अपराधी यानी शहजादे को तो सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो निर्दोष है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और भी पक्ष है। सब हैरान थे कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, आपका वचन था कि जो कोई आपकी मूंछ खींचेगा उसे सजा मिलेगी। यहां अपराध करने वाला तो मासूम है, लेकिन जिस चीज की वजह से ये अपराध हुआ वो मासूम नहीं है। ये सारी फसाद की जड़ ये शाही मूंछें ही है। अगर ये मूंछें न होती तो न शहजादा इन्हें खींचता और न ही आपके वचन के टूटने की नौबत आती। पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी दलील को सुनकर दंग रह गया। बीरबल कह रहे थे कि असली दोषी बादशाह की मूंछें हैं। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। इसलिए जहांपनाह, न्याय और आपके वचन की लाज रखने के लिए अपराधी को नहीं बल्कि अपराध की जड़ को सजा मिलनी चाहिए। इन मूंछों को ऐसी सजा दी जाए जो सबके लिए एक मिसाल बन जाए। इन्हें अपमानित करके इनके घर यानी आपके सिर से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक एक दरबारी को बीरबल की बात का मतलब समझ आया और वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। बीरबल का सुझाव था कि बादशाह अपनी मूंछें मुंडवा दे, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने इसे और नाटकीय बना दिया। सिर्फ मूंछें ही क्यों, जहांपनाह, ये बाल जो इन मूंछों के रिश्तेदार हैं, इन्हें भी साथ में सजा मिलनी चाहिए। न्याय पूरा होना चाहिए। आपको अपना सिर मुंडवा लेना चाहिए। अब पूरा दरबार सकते में आ गया। शहंशाह अकबर, जिनकी शान उनकी मूंछें और उनके बाल थे, उन्हें अपना सिर मुंडवाने की सलाह दी जा रही थी। ये तो मौत की सजा से भी बड़ा अपमान था। लेकिन अकबर,
जो अब तक गुस्से और दुविधा में थे, बीरबल की बात की गहराई को समझ गए। बीरबल ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। इस एक तरकीब से, एक, उनके प्यारे पोते को कोई सजा नहीं मिलती। दो, उनके शाही वचन का मान भी रह जाता, क्योंकि अपराध की जड़ को सजा मिल रही थी। तीन, और सबसे बढ़कर उन्हें खुद एक बहुत बड़ा सबक मिल रहा था कि अभिमान में आकर कभी कोई ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जो खुद के लिए ही मुसीबत बन जाए। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान ने ले ली थी। वो समझ गए थे कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया है। उन्होंने सिंहासन से खड़े होकर ऐलान किया, बीरबल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। हमारे वचन का मान रखा जाएगा। नाई को बुलाया जाए। हम अपने सिर और मूंछों का त्याग करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी शासक अभिमान में आकर ऐसा वचन न दे। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ख्वाजा सरा का मुंह देखने लायक था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने इस नामुमकिन पहेली को भी सुलझा लिया है। उसी दिन शाही नाई को बुलाया गया। कांपते हाथों से उसने शहंशाहैन के सिर और मूंछों पर उस तरह चलाया। अकबर शांत बैठे रहे। ये उनके लिए एक सजा नहीं, बल्कि एक सीख थी। एक राजा के लिए उसके वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये थी कि बुद्धि अभिमान से हमेशा बड़ी होती है। और इस तरह एक बच्चे की मासूम शरारत और बीरबल की चतुराई की वजह से शहंशाह अकबर को अपना सिर मुंडवाना पड़ा। यह किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो आज भी हमें सिखाता है कि शक्ति का असली मतलब अहंकार नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता है। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था। आगरा के किले का दीवान आम अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रहा था। कीमती ईरानी कालीनों, रेशमी पर्दों और सोने चांदी की नक्काशी से सजे खंभों के बीच शहंशाह अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अजब सी गंभीरता और चिंतन का भाव था। आज दरबार में कोई फरियादी नहीं था, नहीं किसी जंग की तैयारी पर बात हो रही थी। आज माहौल कुछ अलग था। बादशाह ने अपने नवरत्नों और बाकी दरबारियों पर एक नजर डाली और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में एक गहरी खामोशी पैदा कर दी। हमारे जहन में एक सवाल कौंध रहा है, अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। एक राजा के पास सब कुछ होता है, बेहिसाब दौलत, लाखों की फौज, वफादार प्रजा और एक विशाल साम्राज्य। कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक शक्तिशाली राजा को भी सड़क पर लाकर भिखारी बना सकती है। एक ऐसी चीज जो उसकी सल्तनत, उसकी शान, उसका सब कुछ छीन सकती है। यह सवाल एक पहेली जैसा था, लेकिन इसमें एक गहरी चेतावनी भी छिपी थी। दरबार में मौजूद हर मंत्री और सलाहकार सोच में पड़ गया। एक अमीर मंत्री जो अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, खड़ा हुआ और बोला, आलमपना, मेरे ख्याल से वो चीज है कर्ज। अगर एक राजा पर कर्ज का बोझ बंध जाए तो उसकी सल्तनत बिक सकती है और वो भिखारी बन सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, एक राजा अपनी प्रजा पर कर लगाकर या अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर कर्ज चुका सकता है। ये उसे कमजोर कर सकता है, पर भिखारी नहीं बना सकता। सेनापति ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, जहां पनाह, वो चीज है जंग में हार। अगर कोई दुश्मन राजा को हरा दे तो उसका सब कुछ लुट जाता है। नहीं, अकबर ने फिर इनकार किया। एक हारा हुआ राजा दोबारा सेना इकट्ठा कर सकता है। वो किसी दूसरे राजा से मदद मांग सकता है या फिर छिपकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वो पराजित हो सकता है, पर भिखारी नहीं। दरबारियों ने कई जवाब दिए, सूखा, महामारी, प्रजा का विद्रोह, खजाने का लुट जाना। लेकिन हर जवाब को बादशाह अपनी तर्क शक्ति से खारिज कर देते।
यहां तक कि बीरबल से जलने वाले ख्वाजा सरा ने भी बड़ी होशियारी से जवाब दिया, जहां पनाह, वो चीज है घमंड। अहंकार राजा की बुद्धि हर लेता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। ये जवाब बादशाह को लगभग सही लगा, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, घमंड विनाश का कारण जरूर है, लेकिन वो एक आदत है, कोई एक चीज नहीं। हम उस एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं जो ये सब करवाती है। जब कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया तो सबकी नजरें उस शख्स पर जाकर टिकी जो अब तक खामोशी से सब सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो थे राजा बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, लगता है इस पहेली का हल तुम्हारे ही पास है। बताओ, तुम्हारे हिसाब से वो कौन सी चीज है जो एक राजा को भी कंगाल कर सकती है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, वो चीज न तो तलवार से कटती है, न आग में जलती है, वो दिखती नहीं, पर उसका असर दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा होता है। वो चीज है बुरी सलाह। पूरा दरबार बीरबल का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। बुरी सलाह? ये कैसा जवाब हुआ? ख्वाजा सरा ने फौरन तंज कसा, वाह बीरबल वाह, क्या जवाब दिया है। एक सलाह भला कैसे एक सल्तनत को तबाह कर सकती है? राजा की अपनी भी तो कोई अक्ल होती है। अकबर भी बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अपनी बात को साबित करो। हमें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक गलत सलाह एक राजा को भिखारी बना सकती है। ये नामुमकिन लगता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे सिर्फ कहकर नहीं बल्कि करके दिखा सकता हूं। करके दिखा सकते हो? अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए सल्तनत चलाने का पूरा अधिकार दे दीजिए। आप बादशाह बने रहेंगे, हुक्म भी आपके ही नाम से जारी होंगे। लेकिन हुक्म क्या होगा, ये सलाह मैं दूंगा। 1 महीने के अंदर मैं आपको ये दिखा दूंगा कि एक बुरी सलाह क्या क्या कर सकती है। बस आपको मेरी हर सलाह को बिना सवाल किए मानना होगा। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक शर्त थी। अकबर ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अपनी सल्तनत और अपनी बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि बीरबल बस बातें बना रहे हैं। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, अकबर ने ऐलान किया, आज से 1 महीने तक तुम हमारे मुख्य सलाहकार होगे और तुम्हारी हर सलाह मानी जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर सल्तनत का कोई बड़ा नुकसान हुआ तो तुम्हारी गर्दन भी नहीं बचेगी। बीरबल ने यह शर्त भी मान ली। अगले दिन से बीरबल का खेल शुरू हुआ। पहले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, एक राजा को अपनी प्रजा के बीच अपनी छवि बदलनी चाहिए। आज जब आप दरबार में जाएं तो अपने शाही कपड़े उल्टे पहनकर जाएं, यानी अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का अंदर। अकबर ये सुनकर आगा बुला हो गए। बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम शहंशाह हिंद हैं, कोई मसखरे नहीं। बीरबल ने याद दिलाया, आपको मेरी हर सलाह माननी होगी, जहां पनाह। मजबूरन अकबर ने अपने कीमती शाही लिबास को उल्टा पहना। जब वो दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी उन्हें देखकर हैरान रह गए। किसी की हंसने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सब एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करने लगे। लगता है बादशाह का दिमाग फिर गया है, एक ने कहा। शायद कोई टोटका कर रहे हैं, दूसरे ने कहा। प्रजा में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में अपने बादशाह की इज्जत थोड़ी कम हो गई। बीरबल का पहला तीर निशाने पर लगा था। राजा का सम्मान अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में बीरबल ने इससे भी खतरनाक सलाह दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सल्तनत में सोने और चांदी के सिक्कों की वजह से चोरी और लालच बढ़ रहा है। हमें इसे रोकना होगा। आज से शाही टकसाल में सोने चांदी के सिक्के बनाने बंद कर दिए जाएं और उनकी जगह चमड़े के सिक्के चलाए जाएं। यह सुनकर तो अकबर का सिर घूम गया। चमड़े के सिक्के? बीरबल, ये पागलपन है। कोई इन्हें क्यों लेगा?
हमारी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। भरोसा रखिए जहांपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा। शाही फरमान जारी हो गया। सोने चांदी के असली सिक्कों को शाही खजाने में जमा करने और बदले में चमड़े के सिक्के लेने का हुक्म दिया गया। लोगों ने इसका घोर विरोध किया। व्यापारियों ने चमड़े के सिक्के लेने से मना कर दिया। बाजारों में हाहाकार मच गया। व्यापार ठप हो गया। लोग अपनी जमा पूंजी छुपाने लगे। सल्तनत की अर्थव्यवस्था, जो सोने की तरह चमक रही थी, अब चमड़े की तरह बदबूदार और बेजान हो गई। सल्तनत रातों रात गरीब होने लगी। अब बीरबल ने अपना सबसे घातक दाव चला। आगरा में यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत बाग था, जिसे लोगों का दिल आराम बाग कहा जाता था। वहां हर शाम शहर के लोग अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने आते थे। वो बाग लोगों की भावनाओं से जुड़ा था। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, जहांपनाह, आपके शाही घोड़ों के लिए एक नया और आलीशान अस्तबल बनाने की जरूरत है। इस दिलम बाग को तुड़वाकर इसकी जगह एक भव्य अस्तबल बनाया जाए। घोड़ों का आराम इंसानों के मनोरंजन से ज्यादा जरूरी है। ये सलाह सुनकर अकबर की रूह कांप गई। बीरबल, तुम होश में तो हो? लोग बगावत कर देंगे। वो बाग उनकी जान है। लेकिन वचन से बंधे अकबर को ये हुक्म भी जारी करना पड़ा। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे आगरा में मातम छा गया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये कैसा बादशाह है जो हमारी खुशियां छीनकर अपने जानवरों के लिए महल बना रहा है? भीड़ में आवाजें उठने लगी। लोग अकबर के खिलाफ नारे लगाने लगे। जो प्रजा कल तक अपने बादशाह पर जान छिड़कती थी, आज वही प्रजा उनसे नफरत करने लगी थी। राजा और प्रजा के बीच विश्वास का जो पुल था, बीरबल की इस एक सलाह ने उसे तोड़कर रख दिया। एक महीना पूरा होने में बस एक दिन बाकी था। सल्तनत की हालत अब किसी भिखारी से कम नहीं थी। खजाना खाली था क्योंकि व्यापार बंद था। प्रजा भूखी और गुस्से में थी। पड़ोसी राजाओं तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी है और बादशाह पागल हो गए हैं। वे हमले की तैयारी करने लगे थे। अकबर अपने महल में अकेले और बेबस बैठे थे। उनके पास न तो प्रजा का प्यार था, न खजाने में पैसा और न ही दरबारियों का सम्मान। वो नाम के बादशाह रह गए थे, लेकिन असल में उनकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी, जो अपनी ही सल्तनत में अकेला और शक्तिहीन था। उस शाम बीरबल उनके पास आए। अकबर ने उन्हें देखते ही गुस्से से कहा, बस करो बीरबल, हम हार गए, तुम जीत गए। तुमने एक महीने में हमारी हरी भरी सल्तनत को रेगिस्तान बना दिया। हमने अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपनी प्रजा का विश्वास, सब कुछ खो दिया है। हम मान गए कि बुरी सलाह ही वो चीज है जो एक राजा को भिखारी बना सकती है। अब बताओ, इस तबाही को कैसे ठीक किया जाए? बीरबल के चेहरे पर अब वही पुरानी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, शांत हो जाइए। मैंने जो आग लगाई है उसे बुझाना भी मुझे आता है। बीरबल ने अकबर को समझाया, मैंने आपके कपड़े उल्टे इसलिए पहनवाए ताकि आप समझ सकें कि एक गलत सलाह सबसे पहले राजा के सम्मान को खत्म करती है। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। चमड़े के सिक्के मैंने इसलिए चलवाए ताकि आप देख सकें कि एक मूर्खतापूर्ण आर्थिक सलाह कैसे देश की रीढ़ की हड्डी यानी उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देती है। और वो बाग तोड़वाने का हुक्म मैंने इसलिए दिया ताकि आप ये महसूस कर सकें कि जब कोई शासक अपनी प्रजा की भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो वो उनका विश्वास खो देता है, और जिस राजा पर उसकी प्रजा भरोसा न करे वो सबसे बड़ा भिखारी होता है। अकबर खामोशी से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, अब आप चिंता न करें। मैंने टकसाल से सोने चांदी के सिक्के कहीं नहीं जाने दिए। वे सब खजाने में सुरक्षित है। कल सुबह ये ऐलान करवा दीजिए कि चमड़े के सिक्के सिर्फ एक परीक्षण थे और अब वापस सोने के सिक्के चलेंगे। और उस बाग का क्या? अकबर ने उदासी से पूछा। मैंने बाग को तोड़वाया नहीं है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैंने बस उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खिंचवा दी थी और ये अफवाह फैला दी थी कि उसे तोड़ा जा रहा है। कल सुबह उन दीवारों को हटवा दीजिए और ऐलान करवाइए कि बादशाह ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए अस्तबल बनाने का इरादा बदल दिया है। अगले दिन बीरबल के कहे अनुसार ही ऐलान किए गए। जैसे ही लोगों ने अपने सोने के सिक्के वापस पाए और अपने प्यारे दिले बाग को सुरक्षित देखा, उनका गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि ये उनके बादशाह की कोई बड़ी चाल या कोई सबक था। उनकी नफरत फिर से प्यार और सम्मान में बदल गई। उस शाम दरबार फिर से सजा। अकबर ने भरे दरबार में खड़े होकर कहा, आज हम बीरबल की वजह से एक बहुत बड़ा सबक सीखे हैं। एक राजा की असली ताकत उसकी फौज या खजाने में नहीं, बल्कि उसके सलाहकारों की बुद्धि में होती है। एक अच्छी सलाह एक छोटी सल्तनत को भी महान बना सकती है और एक बुरी सलाह एक महान शहंशाह को भी भिखारी बना सकती है। उन्होंने बीरबल को बेशकीमती हीरों का हार इनाम में दिया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत के सबसे बड़े खजाने हो। यह कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही सलाहकार और सही सलाह का होना किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। कहानी 5। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था, तो उनका दरबार न सिर्फ शानो शौकत के लिए बल्कि इंसाफ के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था। बड़े बड़े मसले और अनसुलझी पहेलियां उनके दरबार में आती और शहंशाह के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि से उन्हें सुलझा देते थे। लेकिन एक सुबह दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने न सिर्फ शहंशाह अकबर बल्कि पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मामला जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। दरबार के बीचों बीच आगरा का सबसे धनी व्यापारी सेठ हरिदास खड़ा कांप रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर दौलत की चमक नहीं, बल्कि खौफ और हैरानी का अंधेरा था। उसके साथ खड़ी थी 7 औरतें, 7 औरतें जो न सिर्फ कपड़ों और गहनों में एक जैसी थी, बल्कि उनकी सूरत, उनकी आवाज, उनकी चाल ढाल, यहां तक कि उनकी पलके झपकाने का अंदाज भी एक जैसा था। और उन 7 का एक ही दावा था, मैं ही सेठ हरिदास की असली पत्नी कमला देवी हूं। अकबर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, यह क्या मजाक है सेठ हरिदास? क्या तुमने 7 हमशक्ल बहनों से शादी कर ली है, या ये कोई जादू टोना है? दरबार का समय इस तरह की पहेलियों के लिए नहीं है। साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है? सेठ हरिदास ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। जहांपना, वो बोला, मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी कमला के साथ सुख शांति से रह रहा हूं। हमारी एक ही पत्नी है और मैंने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ देखा भी नहीं। कल जब मैं एक व्यापारिक यात्रा से लौटा तो मैंने घर में एक नहीं बल्कि 7 कमला को पाया। ये 7 खुद को मेरी पत्नी बता रही है। ये मेरे घर के हर कोने, हर राज और मेरी हर आदत को जानती है। मैं पागल हो जाऊंगा। जहांपना, कृपया मेरी मदद करें और मुझे मेरी असली पत्नी वापस दिलाएं। अकबर ने उन 7 औरतों को घूर कर देखा। ये वाकई अविश्वसनीय था। ऐसा लगता था मानो एक ही औरत के साथ आईने में अक्स खड़े हों। अकबर ने गरज कर कहा, तुम सब में से असली कमला कौन है? सच सच बताओ, वरना शाही दंड के लिए तैयार रहो। 7 औरतें एक साथ एक ही आवाज में बोली, जहां पनाह, मैं ही असली कमला हूं। उनकी आवाज में इतना तालमेल था कि ऐसा लगा जैसे कोई एक ही औरत बोल रही हो और बाकी सब उसकी परछाई हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कोई मामूली धोखा नहीं था, ये एक अविश्वसनीय साजिश लग रही थी। अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री ख्वाजा सरा की ओर देखा।
ख्वाजा सरा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, आगे आए और बोले, जहांपनाह, ये मामला सीधा साधा है। इन सभी से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाए जिनका जवाब सिर्फ असली पत्नी ही दे सकती है। अकबर को यह सुझाव अच्छा लगा। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम में से हर कोई आगे आओ और एक एक करके मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ, सेठ हरिदास ने तुम्हें शादी पर पहला तोहफा क्या दिया था? पहली औरत आगे आई और बोली, जहांपनाह, उन्होंने मुझे सोने की एक पायल दी थी जिस पर मोर की नक्काशी थी। दूसरी औरत ने भी यही जवाब दिया। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, सबने एक ही जवाब दिया, एक ही अंदाज में। अकबर का सिर चकरा गया। उन्होंने एक और मुश्किल सवाल पूछा, सेठ हरिदास के शरीर पर ऐसा कौन सा निशान है जिसे सिर्फ उनकी पत्नी जानती है? सातों ने एक साथ जवाब दिया, उनके दाहिने कंधे पर बचपन में लगी चोट का एक गहरा तिल जैसा निशान है। यह सुनकर सेठ हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी कमला ही जानती थी। अब अकबर को भी यकीन हो गया कि ये कोई इंसानी काम नहीं, बल्कि कोई शैतानी माया है। दरबारी आपस में खुसर फुसर करने लगे। कोई इसे जादूगरनी का काम बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि सेठ के घर पर भूत प्रेतों का साया है। मामला जब पूरी तरह उलझ गया और शहंशाह अकबर की समझ में कुछ नहीं आया, तो उनकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहा था। वो थे उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार राजा बीरबल, जिनके चेहरे पर इस उलझन के बीच भी एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उन्हें इस पहेली में आनंद आ रहा हो। बीरबल, अकबर ने पुकारा, हम सब की अक्ल जवाब दे चुकी है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस रहस्य को सुलझाओ, असली कमला को ढूंढो और इन धोखेबाजों को सजा दो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बुद्धि को भी जंग लग गया है। ख्वाजा सरा और बाकी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा मामला है जहां बीरबल जरूर फंसेंगे और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और उन सातों औरतों के पास गए। उन्होंने उन सभी को गौर से देखा, उनकी आंखों में झांका, लेकिन वहां डर या झूठ का कोई निशान नहीं था। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बीरबल ने शांत और गहरी आवाज में कहा, सेठ हरिदास, जहांपनाह और सभी दरबारीगण, ये मामला जितना पेचीदा दिख रहा है उतना है नहीं। सत्य हमेशा सूरज की तरह होता है, उसे झूठ के बादलों से ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मुझे बस एक दिन का समय और इन सभी महिलाओं को मेरे साथ भेजने की इजाजत चाहिए। कल इसी समय मैं आप सबके सामने असली कमला को पेश करूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, एक दिन? बीरबल, तुम एक दिन में क्या कर लोगे जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़े ताले की चाबी सबसे छोटी होती है। आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। अकबर के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल, सेठ हरिदास और उन सातों हमशक्ल औरतों को लेकर दरबार से चले गए। ख्वाजा सरा और बाकी दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि कल बीरबल की नाकामी का तमाशा देखने को मिलेगा। बीरबल उन सातों औरतों और सेठ हरिदास को अपने निवास पर ले आए। उनके घर के बड़े से आंगन का माहौल तनावपूर्ण था। उन्होंने उनके रहने का इंतजाम किया और उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन औरतों के मन में कोई बेचैनी नहीं थी। वे ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे ये सब उनके लिए एक खेल हो। सेठ हरिदास की हालत खराब थी। वो एक कोने में बैठकर बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। बीरबल ने उस दिन उन औरतों से कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस उन्हें दूर से देखा, उनके बात करने का तरीका, उनके खाने का ढंग और उनके व्यवहार को परखा। लेकिन वे इतनी माहिर थी कि उनमें कोई भी अंतर खोज पाना नामुमकिन था। वे एक साथ बोलती,
एक साथ हंसती और एक साथ चुप हो जाती। शाम हो गई। बीरबल ने सेठ हरिदास को अपने पास बुलाया। सेठ जी, बीरबल ने कहा, आप निराश न हो। आपकी पत्नी आपको जरूर मिलेगी। बस मुझे एक बात बताइए, आपकी पत्नी कमला का स्वभाव कैसा है? क्या उन्हें किसी चीज से डर लगता है? सेठ हरिदास ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मंत्री जी, मेरी कमला बहुत साहसी और निडर है। वो एक शेरनी की तरह है, लेकिन उसे सांपों से बहुत डर लगता है। एक बार बचपन में उसे एक सांप ने काट लिया था। तब से वो सांप का नाम सुनकर भी कांपने लगती है। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अपनी चाबी मिल चुकी थी। बहुत, उन्होंने कहा, अब आप बस देखते जाइए। अगली सुबह बीरबल ने उन 7 औरतों को एक बड़े से कमरे में बुलाया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मिट्टी का मटका रखा हुआ था, जिसका मुंह एक कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। कमरे में थोड़ी अंधेरा था, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। 7 औरतें आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरों पर अब भी वही आत्मविश्वास था। बीरबल ने गंभीर आवाज में घोषणा की, मैंने तुम सबको बहुत परख लिया, लेकिन तुम सबने मुझे अपनी चालाकी से हरा दिया। अब मेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। ये कोई मामूली मटका नहीं है। इसके अंदर सत्य का नागराज है। ये एक चमत्कारी सांप है, जिसे झूठ से सख्त नफरत है। ये सुनकर उन औरतों के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। बीरबल ने आगे कहा, मैं तुम सबसे एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाने के लिए कहूंगा। तुम्हें इस मटके में हाथ डालना है और नागराज को छूकर कसम खानी है कि मैं ही असली कमला हूं। जो असली कमला होगी उसे नागराज कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्य की शक्ति को पहचानता है। लेकिन जो भी झूठी होगी उसे नागराज उसी क्षण डस लेगा, और उसका जहर इतना तेज है कि पल भर में उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। ये सुनकर 7 औरतों की आंखों में पहली बार खौफ दिखाई दिया। सेठ हरिदास भी ये सुनकर घबरा गए। मंत्री जी, वो बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर गलती से नागराज ने मेरी असली पत्नी को ही डस लिया तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आप चिंता न करें। सत्य की हमेशा रक्षा होती है। बीरबल ने पहली औरत को कमरे के अंदर बने एक छोटे अंधेरे तंबू में जाने का आदेश दिया, जहां वह मटका रखा था। वो औरत अंदर गई। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर वो बाहर आ गई। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन वो जिंदा थी। उसने कहा, मैंने नागराज को छूकर कसम खा ली है। इसी तरह दूसरी औरत अंदर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक एक करके 6 औरतें अंदर गई और बाहर आ गई। सभी ने दावा किया कि उन्होंने नागराज को छूकर कसम खाई है और वे सब सुरक्षित हैं, क्योंकि वही असली कमला है। अब बारी थी 7वीं औरत की। वो भी अंदर गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो भी बाहर आ गई। उसके चेहरे पर भी डर था, लेकिन उसने भी वही दावा किया। अब बीरबल के सामने 7 औरतें खड़ी थी और 7 जिंदा थी। सेठ हरिदास का दिल डूब गया। उसे लगा कि बीरबल की ये तरकीब भी फेल हो गई। तो तुम सबने नागराज को छू लिया और तुम सब जिंदा हो, बीरबल ने कहा। इसका मतलब, या तो तुम सब सच बोल रही हो, या फिर नागराज आज अपना काम करना भूल गया है। खैर, एक आखिरी परीक्षण बाकी है। कृपया आप सब अपनी हथेलियां मुझे दिखाएं। ये एक अजीब सी मांग थी, लेकिन सबने अपनी हथेलियां आगे कर दी। जैसे ही बीरबल ने उनकी हथेलियों को देखा, उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई और दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो गई। रहस्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह के दरबार में चलो। असली कमला कौन है, इसका फैसला हो चुका है। दरबार में वापस आकर बीरबल, सेठ हरिदास और उन 7 औरतों के साथ शहंशाह के सामने हाजिर हुए। क्या हुआ बीरबल? अकबर ने पूछा। क्या तुम पता लगा पाए कौन है असली पत्नी और कौन है धोखेबाज? जी जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया।
दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इन 7 में से 6 औरतें झूठी हैं और एक ही असली कमला है। ख्वाजा सरा ने तंज कसा, लेकिन वो है कौन? तुम्हारी सारी तरकीबें तो नाकाम हो गई। तुम्हारा चमत्कारी सांप भी किसी को नहीं डस पाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ख्वाजा जी, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो दिमाग से देखना पड़ता है। कृपया इन सभी औरतों को अपनी हथेलियां दिखाने का हुक्म दे। अकबर के आदेश पर 7 औरतों ने अपनी हथेलियां आगे कर दी। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। 6 औरतों की हथेलियां बिल्कुल साफ थी, लेकिन 7वीं औरत की हथेली पर काली कालिख लगी हुई थी। सब हैरान थे। ये क्या पहेली है? ख्वाजा सरा हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। जिसके हाथ काले हैं तुम उसे ही असली बता रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हाथ में कालिख नहीं। बीरबल ने ख्वाजा सरा की बात को नजरअंदाज किया और शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यही 7वीं औरत जिसके हाथ पर यह कालिख लगी है, यही सेठ हरिदास की असली पत्नी श्रीमती कमला देवी है। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसे हो सकता है? हमें विस्तार से समझाओ। अब बीरबल ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसने सबको चकरा दिया था। जहां पनाह, जैसा कि मैंने कहा था, सत्य निडर होता है और झूठ हमेशा डरपोक। मैंने उन सभी से कहा था कि मटके के अंदर एक सत्य का नागराज है जो झूठे को डस लेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस मटके के अंदर कोई सांप था ही नहीं। मैंने बस उस मटके के अंदरूनी हिस्से में काली कालिख पोत दी थी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा में सिर्फ लोगों की हैरान सांसों की आवाज थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जो 6 औरतें झूठी थी, वे नागराज के डर से इतना घबरा गई कि उन्होंने मटके में हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं की। वे बस अंदर गई, कुछ देर रुकी और बाहर आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने नागराज को छू लिया है, इसलिए उनकी हथेलियां बिल्कुल साफ रहीं। फिर बीरबल ने उस कालिख लगे हाथ वाली औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये असली कमला देवी है। इन्हें पता था कि ये सच बोल रही है और इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें किसी नागराज का डर नहीं था। इन्होंने निडर होकर मटके में हाथ डाला और उसे छुआ। नतीजा ये हुआ कि मटके की कालिख इनके हाथ पर लग गई। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, इनके हाथ पर लगी ये कालिख इनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। जहां पनाह, बीरबल की ये व्याख्या सुनकर शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से भर गई। पूरा दरबार वाह वाह और इंसाफ हो तो ऐसा के नारों से गूंज उठा। ख्वाजा सरा और बीरबल के दुश्मनों के सिर शर्म से झुक गए। उन 6 झूठी औरतों ने जैसे ही बीरबल की बात सुनी, वे समझ गई कि उनका खेल खत्म हो चुका है। वे फौरन शहंशाह के कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर माफी मांगने लगी। एक झूठी औरत ने कबूल किया, हमें माफ कर दीजिए जहां पनाह, हम बहनें हैं और एक नाटक मंडली में काम करती थी। हमारी मंडली बिखर गई और हम पर बहुत कर्ज चढ़ गया। जब हमें सेठ हरिदास की दौलत और उनकी पत्नी के बारे में पता चला, जो समाज में बहुत कम आती जाती थी, तो हमने ये साजिश रची। हमने महीनों तक सेठ के घर की जासूसी की, उनकी हर छोटी बड़ी बात का पता लगाया ताकि हम असली कमला बन सकें। हमारा इरादा सेठ जी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बस उनकी दौलत हड़पना था। शहंशाह अकबर ने उन्हें उनकी साजिश के लिए जेल में डालने का हुक्म दिया। सेठ हरिदास दौड़कर अपनी असली पत्नी के पास गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ हरिदास ने बीरबल के आगे हाथ जोड़ लिए। मंत्री जी, वो बोले, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा परिवार और मेरा दिमागी सुकून भी बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये मेरा फर्ज था।
याद रखिएगा, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और बुद्धि के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें अशर्फियों से भरा एक थैला इनाम में दिया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम सच में एक नगीना हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से बड़ी अक्ल की ताकत होती है। तुमने इंसान के मनोविज्ञान को समझकर वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। और इस तरह बीरबल ने अपनी अद्वितीय सूझबूझ से एक और नामुमकिन मामले को सुलझा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने वाले को कभी किसी चीज का डर नहीं होता, जबकि झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा अपने ही बुने हुए डर के जाल में फंस जाता है। बीरबल का न्याय सिर्फ तलवार या कानून पर नहीं, बल्कि इंसान की फितरत की गहरी समझ पर आधारित था। कहानी 6। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर का राज था, तो उनकी सल्तनत में अक्ल और हुनर की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से विद्वान, कलाकार और गुणी लोग उनके दरबार की शोभा बढ़ाने आते थे। लेकिन जहां ज्ञान का सूरज चमकता है, वहां मूर्खता का अंधेरा भी कहीं न कहीं अपना वजूद बनाए रखता है। ये कहानी भी आगरा से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव की है, जहां 4 दोस्त रहते थे। ये चारों दोस्त नहीं, बल्कि मूर्खता के 4 स्तंभ थे, और उनकी दोस्ती भी उनकी साझा अक्ल की कमी पर ही टिकी थी। उनके नाम थे मोतीलाल, शंकरलाल, प्यारेलाल और जोरावर सिंह। मोतीलाल खुद को उन चारों में सबसे बुद्धिमान समझता था। सारे उटपटांग विचार उसी के दिमाग की उपज होते थे। वह योजनाएं ऐसे बनाता था जैसे कोई महान सेनापति जंग की रणनीति बना रहा हो, लेकिन उसकी हर योजना का अंत विनाशकारी होता था। शंकरलाल उसका पक्का चेला था। उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी। मोतीलाल दिन को रात कहता तो शंकरलाल आसमान में तारे ढूंढने लगता। हाँ में हाँ मिलाना ही उसका एकमात्र हुनर था। प्यारेलाल स्वभाव से डरपोक और हमेशा चिंता में डूबा रहने वाला इंसान था। वो हर योजना में लेकिन और अगर लगाकर सबको डराता था, पर अंत में दोस्तों के दबाव में घिसटते हुए साथ चल ही देता था। और चौथा था जोरावर सिंह। जैसा नाम वैसा काम। उसके शरीर में जितनी ताकत थी, दिमाग उतना ही खाली था। हर समस्या का उसके पास एक ही हल था, मार मार कर सीधा कर दूंगा। उसे लगता था कि दुनिया की हर पहेली मुक्के से सुलझाई जा सकती है। एक दिन चारों दोस्त गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ऊँघ रहे थे। तभी मोतीलाल के दिमाग में एक खुराफाती कीड़ा कुलबुलाया। वो अचानक उठकर खड़ा हो गया और बोला, भाइयों, हम कब तक इस गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? हमारी अक्ल और ताकत यहां किसी काम की नहीं है। शंकरलाल ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल ठीक कहा मोती भैया, यहां के लोग हमारी कद्र ही नहीं करते। प्यारेलाल ने चिंता से कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास न खेत है, न कोई हुनर। जोरावर सिंह ने अपनी बाजुएं फुलाते हुए कहा, अगर कोई काम नहीं देता तो मैं उसे उठाकर पटक दूंगा। मोतीलाल ने सबको शांत करते हुए कहा, नहीं जोरावर, ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। मैंने सुना है कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत बुद्धिमान मानते हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी भी पहेली को सुलझा सकता है। हाँ, सुना तो हमने भी है, प्यारेलाल ने कहा। मोतीलाल की आंखों में एक शातिर चमक आई। तो क्यों ना हम आगरा चलकर ये साबित कर दें कि हम चारों मिलकर उस अकेले बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं? सोचो, जब हम बादशाह के सामने बीरबल को हरा देंगे तो बादशाह हमें ही अपना सलाहकार बना लेंगे। फिर हमारे पास भी महल होगा, दौलत होगी, शानो शौकत होगी। ये सुनकर शंकरलाल की आंखें चमक उठीं। जोरावर सिंह को भी लगा कि दरबार में लोगों को उठाकर पटकने का अच्छा मौका मिलेगा। बस प्यारेलाल थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन बीरबल को हराना आसान नहीं होगा। अगर हम पकड़े गए तो? अरे डरपोक, मोतीलाल ने डांटा। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है
जिसे सुनकर खुद बीरबल का सिर चकरा जाएगा। हमारी जीत पक्की है। और फिर मोतीलाल ने अपनी महान योजना उन सबके सामने रखी। योजना यह थी कि वे चारों अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, एक संदूक में रखेंगे। फिर वे उस संदूक को आगरा के बाहर नदी किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे गाड़ देंगे। उसके बाद वे दरबार में जाकर फरियाद करेंगे कि उनका खजाना एक अदृश्य जिन्न ने चुरा लिया है। वे बादशाह से कहेंगे कि इस रहस्य को सिर्फ वही सुलझा सकता है जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मोतीलाल ने समझाया, चूंकि खजाना कहा है, ये सिर्फ हम चारों को पता है, इसलिए बीरबल इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जब वो हार मान लेगा, तब मैं आगे बढ़कर अपनी अक्ल से उस जिन्न से बात करने का नाटक करूंगा और खजाने का पता बता दूंगा। बादशाह हमारी बुद्धिमानी से इतने खुश होंगे कि हमें फौरन बीरबल की जगह दे देंगे। योजना इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि उन चारों को यह बहुत शानदार लगी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक संदूक में रखी और आगरा की ओर चल पड़े। आगरा पहुंचकर उन्होंने योजना के अनुसार नदी किनारे एक घने पुराने इमली के पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में संदूक को गाड़ दिया और उस जगह को अच्छे से पहचान लिया। अगले दिन चारों दोस्त फटे पुराने कपड़े पहनकर और मुंह पर उदासी का नाटक करते हुए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, कौन हो तुम लोग और इस तरह दरबार में हंगामा क्यों कर रहे हो? मोतीलाल आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हम चार भाई परदेश से अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर आ रहे थे ताकि आपके शहर में बस सके। कल रात हम नदी किनारे आराम कर रहे थे, तभी एक अदृश्य जिन्न आया और हमारा खजाने का संदूक चुरा ले गया। अकबर हैरान हुए। अदृश्य जिन्न? ये कैसी बात कर रहे हो? शंकरलाल ने बात आगे बढ़ाई। जी आलमपना, वो न तो दिखा, न ही कोई आवाज आई। बस सुबह उठे तो संदूक गायब था। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। ख्वाजा सरा, जो बीरबल से जलते थे, को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मामला संगीन लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अकबर ने अपने सिपाहियों को जांच का हुक्म दिया, लेकिन सिपाही खाली हाथ लौट आए। उन्हें चोरी का कोई निशान नहीं मिला। अब मोतीलाल ने अपना अगला दाव चला। जहांपनाह, उसने कहा, हमें एक साधु ने बताया था कि इस जिन्न को सिर्फ वही इंसान काबू कर सकता है जिसकी बुद्धि दुनिया में सबसे तेज हो। हम आपकी सल्तनत में न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। कृपया हमारे खजाने को ढूंढने का आदेश दे। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा। सबने सिर झुका लिया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अंत में अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर ने कहा, अब यह मामला तुम्हारे हवाले। इन गरीबों की मदद करो और पता लगाओ कि इनका खजाना कहाँ है। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन चारों दोस्तों के पास आए। उन्होंने उन चारों को बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। उनके फटे कपड़े, उनके चेहरे पर बनावटी दुख और उनकी आंखों में छिपी चालाकी बीरबल से छिपी नहीं रही। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। बीरबल ने मोतीलाल से पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा खजाना किसी जिन्न ने ही चुराया है? जी हुजूर, 100% यकीन है, मोतीलाल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, बीरबल ने कहा, जिन्न से निपटना इंसानों के बस की बात नहीं। इसके लिए हमें किसी ऐसी चीज की मदद लेनी होगी जिसमें दैवीय शक्ति हो। जहांपनाह, मुझे इन चारों को उसी जगह पर ले जाने की इजाजत दी जाए जहां इनका संदूक चोरी हुआ था। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल उन चारों को लेकर नदी किनारे उसी इमली के पेड़ के पास पहुंचे। चारों दोस्त मन ही मन हंस रहे थे कि बीरबल उनकी चाल में फंस गया है। बीरबल ने उस विशाल और पुराने इमली के पेड़ को देखकर कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये इंसाफ का पेड़ है। ये सच और झूठ को पहचानता है। आज रात
ये पेड़ हमें बताएगा कि असली चोर कौन है। प्यारेलाल ये सुनकर घबरा गया। पेड़ कैसे बोलेगा? बीरबल ने उसे घूर कर देखा। चुप रहो, दैवीय शक्तियों पर सवाल नहीं उठाते। फिर बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ के चारों ओर एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाए ताकि कोई अंदर न देख सके। जब पर्दा लग गया तो बीरबल उन चारों से बोले, अब सुनो, तुम चारों को एक एक करके इस पर्दे के अंदर जाना है और इस पेड़ के तने को छूकर कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। जो सच्चा होगा उसे ये पेड़ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम में से जो भी झूठा होगा या इस साजिश में शामिल होगा, ये पेड़ उसे पकड़ लेगा और उसका हाथ फिर कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर चारों की हालत खराब हो गई। मोतीलाल ने खुद को संभाला और सोचा, ये बीरबल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पेड़ भला किसी को कैसे पकड़ सकता है? उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, एक और बात, पेड़ अंधेरे में ही अपना चमत्कार दिखाता है, इसलिए पर्दे के अंदर पूरी तरह अंधेरा होगा। अब बीरबल का असली खेल शुरू हुआ था। पर्दे के अंदर जाने से पहले बीरबल ने चुपके से एक सेवक को बुलाकर उस इमली के पेड़ के तने पर अच्छी तरह से काला चिपचिपा तेल लगवा दिया था। ये बात उन 4 दोस्तों में से किसी को नहीं पता थी। सबसे पहले मोतीलाल को अंदर भेजा गया। पर्दे के अंदर घना अंधेरा था। मोतीलाल मन ही मन हंसा, बीरबल भी क्या मूर्ख है, भला पेड़ भी किसी को पकड़ता है। उसे पेड़ को छूने में डर लगा। उसे लगा कि अगर वो झूठा है तो शायद पेड़ सचमुच उसे पकड़ ले, इसलिए उसने पेड़ को छुआ ही नहीं। वो बस कुछ देर अंदर खड़ा रहा और फिर बाहर आकर बोला, मैंने पेड़ को छू लिया, उसने मुझे नहीं पकड़ा क्योंकि मैं सच्चा हूं। उसके बाद शंकरलाल अंदर गया। उसने भी मोतीलाल की तरह ही सोचा और डर के मारे पेड़ को बिना छुए ही बाहर आ गया और अपनी सच्चाई का दावा किया। फिर डरते कांपते प्यारेलाल की बारी आई। वो तो पहले से ही घबराया हुआ था। उसे लगा कि अगर उसने पेड़ को नहीं छुआ और बीरबल को पता चल गया तो वो मारा जाएगा, लेकिन झूठी कसम खाने से भी वो डर रहा था। अंत में उसने भी पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं की और बाहर आकर हाफते हुए बोला, मैं भी सच्चा हूं। आखिर में जोरावर सिंह अंदर गया। वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ा। उसने सोचा, मैं क्यों डरूं? चोरी तो हमने की ही नहीं है, बस खजाना छुपाया है। उसने बेफिक्र होकर पूरे जोर से पेड़ के तने पर हाथ मारा और बाहर आकर सीना फुलाकर बोला, लो, छू लिया पेड़ को, अब बोलो। जब चारों बाहर आ गए तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, इंसाफ के पेड़ ने अपना फैसला सुना दिया है, अब बस आपको न्याय करना है। लेकिन पेड़ ने तो किसी को नहीं पकड़ा। अकबर ने हैरानी से कहा, पेड़ का न्याय करने का तरीका अनोखा है। जहां पनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया इन चारों को अपनी हथेलियां दिखाने का हुक्म दे। अकबर के हुक्म पर चारों ने अपने हाथ आगे कर दिए और जैसे ही उन्होंने हाथ आगे किए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मोतीलाल, शंकरलाल और प्यारेलाल, इन तीनों की हथेलियां बिल्कुल साफ थी, लेकिन जोरावर सिंह की हथेली उस काले चिपचिपे तेल से पूरी तरह सनी हुई थी। पूरा दरबार ये देखकर हैरान रह गया। बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, जहां पनाह, ये तीनों झूठे हैं। इन्हें अपनी बेगुनाही पर इतना भी यकीन नहीं था कि ये पेड़ को छूने की हिम्मत कर सके। इन्हें डर था कि पेड़ इन्हें पकड़ लेगा, इसलिए इन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर पेड़ को छुआ ही नहीं। इसलिए इनके हाथ साफ है। फिर जोरावर की ओर इशारा करते हुए बीरबल बोले, और ये चौथा, ये महामूर्ख इतना सीधा है कि इसे झूठ और सच का गहरा भेद नहीं पता। उसने ईमानदारी से जाकर पेड़ को छू लिया और पेड़ पर लगा तेल उसके हाथ पर लग गया, जो उसकी सच्चाई का सबूत है कि उसने पेड़ को छुआ। लेकिन बाकी तीनों का हाथ साफ होना यह साबित करता है कि वे झूठे हैं और ये पूरी साजिश उन्हीं की है। ये सुनते ही मोतीलाल, शंकरलाल
और प्यारेलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि वे बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने फौरन एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये सब मोती का प्लान था। प्यारेलाल रोने लगा। मैंने तो बस वही किया जो मोती भैया ने कहा। शंकरलाल गिड़गिड़ाया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने दरबार को गुमराह किया और हमारे समय का अपमान किया। सिपाहियों, ले जाओ इन तीनों को और काल कोठरी में डाल दो। अब जोरावर सिंह को भी समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसने भी डर के मारे सब सच उगल दिया। हुजूर, खजाना हमने ही उस इमली के पेड़ के नीचे गाड़ा है, हमें माफ कर दीजिए। सिपाहियों ने तुरंत उस जगह को खोदा और संदूक बरामद कर लिया। जब दरबार में शांति हुई तो अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम धन्य हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने बड़ी बड़ी ताकतें और चालाकियां घुटने टेक देती है। फिर उन्होंने उन चारों दोस्तों की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़े थे। इन्हें क्या सजा दी जाए बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मूर्खता अपने आप में ही सबसे बड़ी सजा है। इन्होंने अपनी अक्ल की कमी की वजह से अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपनी इज्जत दोनों दांव पर लगा दी। मेरे ख्याल से इन्हें एक ऐसा सबक मिलना चाहिए जो ये जिंदगी भर न भूलें। बीरबल ने सुझाव दिया, इनका खजाना इन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त पर। इन्हें 1 महीने तक शाही अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने का काम करना होगा। मेहनत की कमाई क्या होती है ये इन्हें तभी समझ आएगा, और इन्हें यह भी समझ आएगा कि अक्ल का शॉर्टकट ढूंढने वाले हमेशा गड्ढे में ही गिरते हैं। अकबर को यह सजा बहुत पसंद आई। उन चारों दोस्तों को 1 महीने के लिए अस्तबल में काम पर लगा दिया गया। उस 1 महीने में उन्होंने जितनी मेहनत की उतनी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। जब वे अपना काम खत्म करके गांव लौटे तो वे बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि बुद्धिमानी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने में है। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ एक पहेली सुलझाई, बल्कि 4 मूर्खों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा दिया। कहानी 7। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ न्याय और शासन के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान और पहेलियों के लिए भी मशहूर था। अक्सर बादशाह के मन में ऐसे सवाल उठते थे जो उनके सबसे बुद्धिमान मंत्रियों की अक्ल को भी चुनौती दे देते थे। एक ऐसी ही सुनहरी दोपहर थी जब दरबार की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी और माहौल कुछ हल्का फुल्का था। शहंशाह अपने बाग में टहल रहे थे। उनके साथ उनके कुछ खास नवरत्न भी थे, जिनमें बीरबल भी शामिल थे। बाग में तरह तरह के पेड़ थे। आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। अनार के दाने सूरज की रोशनी में माणिक की तरह चमक रहे थे, और अमरूदों की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। बादशाह एक ऐसे पेड़ के पास जाकर रुक गए जो हरा भरा और विशाल तो था, लेकिन उस पर एक भी फल नहीं था। उसे देखकर अकबर के मन में एक गहरा विचार आया। वो वापस अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए और दरबारियों की ओर देखकर बोले, आज हमारे ज़हन में एक सवाल आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरा दरबार शांत होकर बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, इस दुनिया में हजारों तरह के पेड़ हैं। कुछ मीठे फल देते हैं, कुछ खट्टे, कुछ के फल दवा का काम करते हैं तो कुछ के जहर का। लेकिन क्या आप सब में से कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा पेड़ है जो होता तो बहुत विशाल और हरा भरा है, हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन उस पर कभी भी किसी भी मौसम में एक भी फल नहीं लगता? ये सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। ये कोई मामूली पहेली नहीं थी, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था। एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, आलमपना, शायद आप देवदार या चीड़ के पेड़ की बात कर रहे हैं। वे विशाल होते हैं पर उन पर ऐसे फल नहीं लगते जिन्हें खाया जा सके। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, उन पर शंकु, कोन्स लगते हैं जो उनके बीज होते हैं। एक तरह से वे उनके फल ही हैं।
हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं जिस पर कुछ भी नहीं लगता। एक और दरबारी, जो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था, बोला, जहां पनाह, बबूल का पेड़, उस पर सिर्फ कांटे होते हैं, फल नहीं। गलत, अकबर ने कहा, बबूल पर भी फलियां लगती है। हमारा सवाल उस पेड़ के बारे में है जो बिल्कुल बंजर है फल के मामले में। दरबारियों ने कई नाम लिए, बरगद, पीपल, शीशम, लेकिन हर बार बादशाह उनके जवाब को किसी न किसी तर्क से खारिज कर देते। किसी पर छोटे फल लगते थे जिन्हें पक्षी खाते थे, तो किसी का औषधीय महत्व था। जब कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया तो बीरबल से जलने वाले ख्वाजा सरा को मौका मिल गया। वो खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, ये कैसा बेतुका सवाल है। ऐसा कोई पेड़ हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर पेड़ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में बीज या फल पैदा करता ही है। लगता है आज बीरबल को फंसाने के लिए आपने कोई काल्पनिक पहेली बनाई है। ख्वाजा सरा की नजर बीरबल पर थी, जो अब तक खामोश खड़े सब सुन रहे थे और हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, पूरा दरबार हार मान चुका है। क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब है, या हम मान ले कि ख्वाजा सरा सही कह रहे हैं और ऐसा कोई पेड़ दुनिया में है ही नहीं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, ऐसा पेड़ है और वो हम सबके आसपास, बल्कि हम सबके अंदर ही मौजूद है। वो हर दिन बढ़ता है, फलता फूलता है, हमें उम्मीदें देता है, लेकिन उस पर कभी भी संतुष्टि का फल नहीं लगता। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हम सबके अंदर का पेड़, ये कैसी बात है? अकबर ने कहा, बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि वो कौन सा पेड़ है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, उस पेड़ का नाम है आशा और इच्छा का पेड़। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ख्वाजा सरा जोर से हंसे, हाँ हाँ हाँ, ये क्या मजाक है? इच्छा का पेड़, ये कोई जवाब हुआ भला? जहांपनाह, मैंने कहा था न कि बीरबल बस बातों को घुमाना जानता है। अकबर भी बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। बीरबल, तुम्हारी बात हमारी समझ से बाहर है, इसे साबित करो। हमें दिखाओ कि ये इच्छा का पेड़ कैसे बिना फल के बढ़ता रहता है। बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इस पेड़ की सच्चाई को दिखाने के लिए मुझे कुछ समय और आपकी मदद की जरूरत होगी। मुझे 1 महीने का समय शहर के बाहर एक खाली जमीन का टुकड़ा और कुछ माली चाहिए होंगे। 1 महीने बाद मैं आप सबको उसी जगह पर ले जाकर उस पेड़ का सच दिखाऊंगा। ये एक अजीब मांग थी, लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें 1 महीना दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति माना जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर शर्त मान ली। अगले दिन से बीरबल अपने काम में लग गए। उन्होंने शहर के बाहर एक बड़ी सी जमीन पर काम शुरू करवा दिया। माली जमीन को तैयार करने लगे, उसमें खाद डाली जाने लगी और पानी का इंतजाम किया गया। ख्वाजा सरा रोज छिप छिप कर देखते कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जमीन के बीचों बीच एक बहुत ही साधारण सा पौधा लगाया है। ख्वाजा सरा दौड़कर बादशाह के पास गए और बोले, जहांपनाह, बीरबल आपको और पूरी सल्तनत को धोखा दे रहा है। वो शाही खजाने से पैसा लेकर बस एक मामूली सा पौधा उगा रहा है। 1 महीने में वो पौधा कितना ही बड़ा हो जाएगा। वो बस आपका समय बर्बाद कर रहा है। अकबर को भी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने बीरबल को वचन दिया था, इसलिए वो चुप रहे। दिन बीतते गए। बीरबल रोज उस पौधे की देखभाल करते। वो उसे पानी देते, उसकी गुड़ाई करते। पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसमें कुछ भी खास नहीं था। 1 महीना पूरा होने वाला था और वो बस एक छोटा सा हरा भरा पौधा ही था। दरबार में ये बात फैल गई कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं और उनकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। आखिरकार 1 महीने बाद का दिन आया। बीरबल ने बादशाह अकबर
और पूरे दरबार को उस जमीन पर आने का निमंत्रण दिया। जब सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा लगभग 2 फुट का पौधा खड़ा है। उसे देखकर ख्वाजा सरा और बाकी दरबारी हंसने लगे। बस, यह है तुम्हारा वो चमत्कारी पेड़? ख्वाजा सरा ने तंज कसा। इस नन्हे से पौधे पर कौन से फल नहीं लगते बीरबल? इस पर तो अभी पत्ते भी ठीक से नहीं आए हैं। अकबर भी निराश हुए। बीरबल, ये क्या है? तुमने हमारा और पूरे दरबार का समय बर्बाद किया। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, सब्र रखिए। पेड़ यही है, लेकिन इसकी सच्चाई देखने के लिए आपको मेरे द्वारा बुलाई गई कहानी के किरदारों से मिलना होगा। तभी बीरबल के इशारे पर 3 लोग सामने आए। एक गरीब फटेहाल किसान, एक अमीर घमंडी व्यापारी और एक बहुत ही विद्वान लेकिन महत्वाकांक्षी पंडित। बीरबल पहले उस गरीब किसान के पास गए और उसे उस पौधे के सामने खड़ा करके बोले, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये इच्छा पूर्ति का पेड़ है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे पास इतना अनाज हो कि मेरा परिवार साल भर भूखा न सोए। बीरबल ने पौधे के पीछे से अनाज की एक बड़ी बोरी निकाली और उसे दे दी। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। किसान बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल ने उससे पूछा, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो तुम संतुष्ट हो? किसान ने एक पल सोचा और फिर बोला, हुजूर, अनाज तो मिल गया, लेकिन अगर मेरे पास एक जोड़ी बैल होते तो मैं खेत जोतकर और अनाज उगा सकता। बीरबल मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, देखा आपने, एक इच्छा पूरी हुई और उस पेड़ की एक और शाख निकल आई। अब बीरबल उस अमीर व्यापारी के पास गए। सेठ जी, आप इस पेड़ से क्या चाहते हैं? व्यापारी ने अकड़कर कहा, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना सोना हो कि मैं आगरा का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। बीरबल ने सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक उसे दे दिया। व्यापारी की आंखें खुशी से फैल गई। अब तो आप संतुष्ट हैं, सेठ जी? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने लालच से चमकती आंखों से कहा, आगरा का सबसे अमीर तो मैं बन गया, लेकिन अगर मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो क्या बात हो? बीरबल ने फिर दरबार की ओर देखा। इस पेड़ की एक और मोटी डाल निकल आई। जहां पनाह, ये पेड़ और बड़ा हो गया। अंत में बीरबल उस विद्वान पंडित के पास गए। पंडित जी, आपकी क्या इच्छा है? पंडित ने कहा, मुझे धन दौलत का मोह नहीं, मैं बस चाहता हूं कि मेरा ज्ञान इतना बढ़ जाए कि पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा कोई विद्वान न हो, लोग सदियों तक मेरा नाम याद रखें। बीरबल ने कहा, मान लीजिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन गए। अब क्या? अब आप संतुष्ट हैं? पंडित ने कुछ देर गहरी सोच में डूबकर कहा, जब मैं सबसे बड़ा विद्वान बन ही जाऊंगा तो फिर मुझे किसी राजा के नीचे काम क्यों करना चाहिए? तब तो मुझे खुद एक राजा होना चाहिए ताकि मैं अपने ज्ञान से दुनिया चला सकूं। यह सुनकर शहंशाह अकबर चौंक गए। अब बीरबल उस छोटे से पौधे के पास खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यही है वो पेड़, आशा और इच्छा का पेड़। ये देखने में छोटा है, लेकिन ये हर इंसान के मन में लगा हुआ है। इसकी जड़ें हमारी सांसों से जुड़ी हैं। उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए कहा, एक गरीब को रोटी चाहिए, रोटी मिल जाए तो उसे बैल चाहिए, बैल मिल जाए तो उसे और जमीन चाहिए। एक अमीर को और सोना चाहिए, और सोना मिल जाए तो उसे पूरी दुनिया की दौलत चाहिए। एक ज्ञानी को सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाए तो उसे सत्ता चाहिए। ये पेड़ हमारी हर इच्छा पूरी होने के साथ और ज्यादा बड़ा और घना होता जाता है। इसकी शाखाएं आसमान तक पहुंच सकती हैं। ये हमें जिंदगी भर दौड़ाता है, हमें उम्मीदें देता है, हमें हरियाली दिखाता है, लेकिन इस पर कभी भी संतोष का फल नहीं लगता।
जिस दिन किसी इंसान को संतोष का फल मिल गया, उस दिन ये पेड़ बढ़ना बंद कर देता है, यानी उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो हमेशा बढ़ता है पर कभी फल नहीं देता। बीरबल की ये व्याख्या सुनकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। जो बात बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा सके, उसे बीरबल ने एक छोटे से नाटक से साबित कर दिया था। ख्वाजा सरा का सिर शर्म से झुक गया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं दिया, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस पेड़ को सींचता रहता है जिसके फल उसे कभी नहीं मिलने वाले। तुम सच में एक नगीना हो। अकबर ने बीरबल को बेशकीमती इनाम दिया और उस दिन से जब भी वो किसी को अतृप्त या लालची देखते तो मुस्कुराकर कहते, लगता है इसके मन का इच्छा का पेड़ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं अंतहीन हैं। वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देती है, लेकिन अगर हम संतोष का मूल्य नहीं समझेंगे तो हम जीवन भर एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे जिसकी छांव तो मिलेगी पर जिसका फल हमें कभी नसीब नहीं होगा। कहानी 8। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर का परचम लहराता था तो उनकी सल्तनत की शान और न्याय की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का नाम सूरज की तरह चमकता था, जिनकी बुद्धि का लोहा दोस्त और दुश्मन दोनों मानते थे। लेकिन जहां एक ओर अकबर की सल्तनत ज्ञान और समृद्धि का केंद्र थी, वहीं उनकी सल्तनत से सटा हुआ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था विजयगढ़। विजयगढ़ का राजा था विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो महामूर्ख और घमंडी था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके दरबारी, जो चापलूसी में माहिर थे, दिन रात उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। महाराज, आपकी एक हुंकार से पहाड़ कांप जाते हैं, या महाराज, आपकी बुद्धि के आगे तो देवगुरु बृहस्पति भी पानी भरते हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। राजा विक्रमसेन की सबसे बड़ी जलन का कारण थे शहंशाह अकबर और उनका नवरत्न बीरबल। जब भी कोई व्यापारी या मुसाफिर विजयगढ़ आता और बीरबल की चतुराई के किस्से सुनाता तो राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसकी शान कम हो रही है। एक दिन राजा विक्रमसेन के दरबार में एक सौदागर आया जो आगरा से होकर लौटा था। उसने बीरबल की एक और चतुराई की कहानी सुनाई कि कैसे बीरबल ने आसमान के तारों की गिनती बताकर बादशाह को हैरान कर दिया था। यह सुनकर राजा विक्रमसेन गुस्से से अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। बस, बहुत हुआ इस बीरबल का महिमा मंडन, वो गरज कर बोला। एक मामूली मंत्री की इतनी तारीफ। हम साबित कर देंगे कि विजयगढ़ का राजा आगरा के एक मंत्री से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। हम बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिसे सुनकर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। राजा ने अपने सबसे चापलूस मंत्री धूर्तराज से सलाह मांगी। धूर्तराज ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बीरबल को एक ऐसा काम करने को कहिए जो नामुमकिन हो। जब वो हार मान लेगा तो पूरी दुनिया में आपका डंका बजेगा। राजा ने बहुत सोचा। उसके मूर्ख दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने फौरन एक पत्र लिखवाया। पत्र में शहंशाह अकबर के लिए सम्मान के कुछ शब्द थे, लेकिन असली संदेश बीरबल के लिए एक चुनौती थी। पत्र में लिखा था, शहंशाहेंद अकबर को हमारा सलाम। हमने आपके मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर बीरबल सच में इतने ही बुद्धिमान है तो हमारे लिए एक घड़ा भरकर बुद्धिमानी भेजें। अगर वो ऐसा नहीं कर सके
तो हम मान लेंगे कि आगरा में सिर्फ चापलूसों का जमावड़ा है और असली बुद्धिमानी तो विजयगढ़ में ही बसती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये पत्र लेकर एक दूत आगरा के लिए रवाना हुआ। जब ये पत्र अकबर के दरबार में पढ़ा गया तो सारे दरबारी सन्न रह गए। एक घड़ा बुद्धिमानी, ये कैसी बेतुकी मांग थी। बुद्धिमानी कोई वस्तु तो है नहीं जिसे घड़े में भरकर भेजा जा सके। ख्वाजा सरा जैसे बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये हमारा सीधा सीधा अपमान है। राजा विक्रमसेन आपकी नहीं बल्कि आपकी सल्तनत की बुद्धि का मजाक उड़ा रहा है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। अकबर भी गुस्से में थे, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें इस चुनौती में मजा आ रहा हो। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मूर्ख राजा ने हमारी इज्जत दांव पर लगा दी है। क्या तुम्हारे पास इस अपमान का कोई जवाब है? क्या तुम एक घड़ा बुद्धिमानी भेज सकते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, राजा विक्रमसेन ने जो मांगा है वो उन्हें जरूर मिलेगा। बुद्धिमानी भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उसे उगाने में थोड़ा समय लगता है। आप मुझे 1 महीने का समय और एक मिट्टी का घड़ा दीजिए। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने बाद विजयगढ़ के राजा को एक नहीं बल्कि मुंह तक भरा हुआ बुद्धिमानी का घड़ा मिलेगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल बुद्धिमानी को उगाने की बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन था? ख्वाजा सरा ने मन ही मन सोचा, लगता है बीरबल पागल हो गया है। अकबर ने बीरबल पर भरोसा करते हुए उन्हें इजाजत दे दी। बीरबल ने एक छोटे मुंह वाला मिट्टी का घड़ा लिया और अपने बाग में चले गए। वहां कद्दू की एक बेल लगी हुई थी, जिस पर एक बहुत ही छोटा, उंगली के बराबर का कद्दू लगा था। बीरबल ने बड़ी ही सावधानी से उस नन्हे से कद्दू को बिना बेल से तोड़े घड़े के अंदर डाल दिया। अब वो छोटा सा कद्दू बेल से जुड़ा हुआ घड़े के अंदर था। बीरबल ने उस घड़े को वही बेल के पास सुरक्षित रख दिया। वो रोज उस बेल की देखभाल करने लगे, उसे समय पर पानी और खाद देते। सूरज की रोशनी पाकर वो छोटा सा कद्दू घड़े के अंदर ही धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 महीना बीतते बीतते वो कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े को अंदर से पूरी तरह भर दिया। अब उस कद्दू को घड़े से बाहर निकालना नामुमकिन था, जब तक कि घड़े को तोड़ा न जाए। जब बीरबल को यकीन हो गया कि कद्दू पूरी तरह से घड़े में फिट हो गया है, तो उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे बेल से काट दिया। अब उनके हाथ में एक ऐसा घड़ा था जिसके अंदर एक बड़ा सा कद्दू फंसा हुआ था। बीरबल उस घड़े को लेकर दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, उन्होंने कहा, बुद्धिमानी का घड़ा तैयार है, अब इसे विजयगढ़ भेजने की तैयारी की जाए। अकबर और सारे दरबारी उस घड़े को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर क्या है। बीरबल ने राजा विक्रमसेन के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, महाराज विक्रमसेन, आपके अनुरोध पर शहंशाहिंद ने आपके लिए बुद्धिमानी का फल भेजा है। ये बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। इसे इस्तेमाल करने की एक शर्त है, ये बुद्धिमानी तभी काम करेगी जब इसे घड़े से बिना घड़े को तोड़े निकाला जाए। अगर आपने घड़ा तोड़ दिया तो बुद्धिमानी नष्ट हो जाएगी और उसका कोई असर नहीं होगा। हमें विश्वास है कि विजयगढ़ में इतने बुद्धिमान लोग जरूर होंगे जो इस फल को बिना घड़ा तोड़े निकाल लेंगे। ये पत्र और घड़ा लेकर वही दूत वापस विजयगढ़ के लिए रवाना हुआ। जब राजा विक्रमसेन के दरबार में ये घड़ा पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने बीरबल को हरा दिया है और बीरबल ने डरकर कोई मामूली चीज भेज दी है। उसने घड़े के अंदर झांका तो उसे एक बड़ा सा फल दिखाई दिया जो घड़े में पूरी तरह फंसा हुआ था। फिर राजा ने बीरबल का पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शर्त थी, बुद्धिमानी को निकालना है
पर घड़ा टूटना नहीं चाहिए। ये तो नामुमकिन था। फल घड़े के मुंह से कहीं ज्यादा बड़ा था। राजा विक्रमसेन ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। निकालो इसे, उसने हुक्म दिया। तुम सब खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? दिखाओ अपनी अक्ल। मंत्रियों ने घंटों तक माथा पच्ची की। एक ने घड़े को उल्टा करके हिलाने की कोशिश की, दूसरे ने पतली लकड़ियों से फल को निकालने की कोशिश की, तीसरे ने पानी डालकर उसे फुलाने की सोची, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। फल टस से मस नहीं हुआ। धूर्तराज ने कहा, महाराज, ये बीरबल की कोई चाल है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। हम घड़ा तोड़ देते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। मूर्ख, राजा चिल्लाया। पत्र में साफ साफ लिखा है कि घड़ा टूटते ही बुद्धिमानी खत्म हो जाएगी। अगर हमने घड़ा तोड़ दिया तो हम बीरबल के सामने अपनी हार मान लेंगे। पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। दिन बीतते गए। पूरा विजयगढ़ राज्य इसी काम में लग गया। बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, लेकिन कोई भी उस कद्दू को घड़े से नहीं निकाल पाया। राजा की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। वो हर समय बस उसी घड़े को घूरता रहता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल ने ये चमत्कार किया कैसे। आखिरकार राजा विक्रमसेन ने अपनी हार मान ली। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। उसने शर्मिंदा होकर शहंशाह अकबर को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और लिखा, शहंशाह अकबर, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। आपके मंत्री बीरबल सचमुच दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हम उनकी बुद्धिमानी का रहस्य जानना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि उन्होंने ये असंभव काम कैसे किया। इसके साथ ही उसने वो घड़ा भी वापस आगरा भेज दिया। जब वो घड़ा और पत्र अकबर के दरबार में पहुंचे तो पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। अकबर बीरबल की इस अनोखी तरकीब पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा विक्रमसेन को जवाब में लिखवाया, राजा विक्रमसेन, बीरबल का संदेश बहुत सीधा और सरल है। जिस तरह ये फल कद्दू बचपन में ही घड़े में डाल दिया गया और बड़ा होने पर उसी में कैद हो गया, उसी तरह बुद्धिमानी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से किसी के दिमाग में भरा जा सके। बुद्धिमानी का बीज बचपन में ही मनमस्तिष्क में बोया जाता है। सही परवरिश, अच्छी शिक्षा और विनम्रता के पानी से उसे सींचा जाता है। तब जाकर वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर विकसित होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे रातों रात बुद्धिमान बन सकते हैं या दूसरों से बुद्धिमानी उधार ले सकते हैं, वे आपकी ही तरह एक ऐसे घड़े को लेकर बैठे रहते हैं जिसका फल वे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये पत्र जब राजा विक्रमसेन ने पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली बुद्धिमानी घमंड करने या दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि लगातार सीखने और विनम्र रहने में है। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन ने अपनी चापलूसों की टोली को दरबार से निकाल दिया और अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और इस तरह बीरबल ने सिर्फ एक घड़े और एक कद्दू से, बिना एक भी हथियार उठाए, एक घमंडी राजा को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि बुद्धि का प्रदर्शन करने से ज्यादा जरूरी